दोस्तों, ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2000 के उस महामुकाबले की, जिस महामुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के मैदान पर ऐसी दुश्मनी पैदा हुई जो आज 24 सालों बाद भी बरकरार है। ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2000 के सांस रोक देने वाले उस मुकाबले की, जिस मुकाबले में जब कंगारू टीम के गेंदबाज ब्रेटली, ग्लेन मैकग्रेथ और जेसन गैलेप्सी जैसे रफ्तार के अहंकार में डूबे जानलेवा गेंदबाजों के कहर के सामने जब भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, विनोद कांबली और रॉबिन सिंह जैसे बल्लेबाज अपनी जान बचाकर आउट होकर पवेलियन चले गए थे, तब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अपना पहला मुकाबला खेल रहे महज 18 साल के युवराज सिंह ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर कंगारू टीम के रफ्तार के अहंकार में डूबे घमंडी गेंदबाज ब्रेटली, ग्लेन मैकग्रेथ और जेसन गैलेप्सी जैसे गेंदबाजों में भगदड़ सी मच गई। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच, और उस मैच में भारतीय टीम में सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, रॉबिन सिंह, विनोद कांबली और महज 18 साल की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे युवराज सिंह हो, और इन भारतीय खिलाड़ियों के सामने कंगारू टीम में रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव वा, मार्क वा, माइकल बेवन जैसे बल्लेबाज और ब्रेटली, ग्लेन मैकग्राथ, जेसन गैलेप्सी जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हों, तो शायद ही इस मुकाबले को देखने से बेहतर कुछ और देखने लायक हो। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। हम अपने इस वीडियो के जरिए आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी 2000 के उस ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी, जिस मुकाबले के बाद भारतीय टीम को सन 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाले कपिल देव के बाद भारतीय टीम को युवराज सिंह जैसा एक नायाब हीरा मिला, जिसने भारतीय टीम को 2007 T20 वर्ल्ड कप और अपनी जान की बाजी लगाकर 2011 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताकर भारतीय क्रिकेट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, वो दौर था सन 2000 का, जब भारतीय टीम पर मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी के दौरान फिक्सिंग जैसे आरोप लगे, जिसके चलते एक बनी बनाई भारतीय टीम पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई। अजहरुद्दीन को कप्तानी से हटाकर भारतीय टीम की कप्तानी सौरभ गांगुली के हाथों में सौंपी गई, और सौरभ गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय दौरे पर आती है 5 वनडे सीरीज के लिए, और इन 5 वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर लगातार 4 मुकाबले में बुरी तरीके से हराकर जब सीरीज अपने नाम कर लिया, तब पूरी दुनिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब भारतीय क्रिकेट का अंत हो जाएगा। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हारने के बाद भारतीय टीम इस हार का दर्द लेकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2000 खेलने केन्या जाती है। तारीख 7 अक्टूबर सन 2000। ये वही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस चैंपियंस ट्रॉफी का नॉकआउट मुकाबला यानी क्वालीफायर मुकाबला खेला जाना था, और इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अपनी आंखों में अपनी ही सरजमी पर कंगारुओं से लगातार 4 मुकाबले में मिली हार का दर्द लेकर भारतीय सल्तनत के सरदार सौरभ गांगुली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को ओपन करने आता देख ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव वॉ और उप कप्तान रिकी पोंटिंग ने अपनी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रेथ, ब्रेटली और जेसन गैलेप्सी से कहा कि अगर हमें यह ऐतिहासिक मुकाबला हिंदुस्तान से जीतना है तो किसी भी कीमत पर सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के पांव नहीं जमने देने हैं मैदान पर, क्योंकि अगर ये दोनों एक बार सेट हो गए, और खास करके सचिन तेंदुलकर, तो फिर हिंदुस्तान को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हमें साम दाम दंड भेद किसी भी आधार पर सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, इसलिए तुम दोनों पहले ही ओवर से सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के हाथ, पांव, सर, पेट, चेस्ट, इनके शरीर के हर हिस्से पर अपनी खतरनाक रफ्तार से इन पर प्रहार करो, जिससे ये जल्द से जल्द या तो आउट हो जाएं या फिर चोटिल होकर मैदान से बाहर हो जाएं। कैप्टन स्टीव वा और वाइस कैप्टन रिकी पोंटिंग से मिले आदेश के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है तकरीबन 7 फुट लंबा ऑस्ट्रेलियाई टीम का वो गेंदबाज जो देखने में ही आदमखोर लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी दूसरे ग्रह से आया है, जिसकी गेंद का सामना करने के दौरान दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती थी, जिसके बस नाम से ही विरोधी टीम में हाहाकार मच जाता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्लेन मैकग्राथ की, और मैकग्राथ के सामने थे भारतीय टीम के दादा यानी सौरभ गांगुली। मैकग्राथ ने अपनी पहली गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौरभ गांगुली के शरीर को निशाना बनाकर दे मारा, जो दादा की पसलियों में जाकर लगी। मैकग्राथ की पहली गेंद पसलियों पर खाने के बाद सौरभ गांगुली ने मैकग्राथ की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन तेंदुलकर को दे दिया। अब मैकग्राथ के सामने थे सचिन तेंदुलकर। एक तरफ क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजों के भगवान सचिन, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया में गेंदबाजों का हैवान मैकग्राथ, और इन दोनों के बीच
बीच अगले कुछ क्षणों में जो बैट और गेंद से क्रिकेट की जंग होने वाली थी, उस जंग को देखने के लिए पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी। और ऐसे हालात में जब मैकग्राथ ने अपनी पहली गेंद 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सचिन तेंदुलकर के शरीर को निशाना बनाकर सचिन तेंदुलकर पर प्रहार किया, तो मैकग्राथ की इस गेंद पर सचिन तेंदुलकर पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद में स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गेंद सचिन तेंदुलकर के बैट पर लगने के बजाय उनके शरीर पर ऐसी जगह जाकर लगी कि सचिन तेंदुलकर दर्द से ऐसे छटपटाने लगे कि डॉक्टर्स की टीम को मैदान पर बुलाना पड़ा। और जब दोबारा मैच चालू हुआ तो एक बार फिर से मैकग्राथ ने अपने ओवर की 5वीं गेंद भी सचिन तेंदुलकर के शरीर को निशाना बनाकर दे मारी और गेंद एक बार फिर सचिन तेंदुलकर के बैट पर लगने के बजाय उनके पैरों पर जा लगी। मैकग्राथ के ओवर की समाप्ति हुई और मैकग्राथ ने इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और अपने रफ्तार के अहंकार में चूर होकर 3 ऐसी गेंद डाली जिस पर सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली गंभीर रूप से चोटिल होते होते बाल बाल बचे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आता है ऑस्ट्रेलिया ही बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज, जिसकी रफ्तार के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों की पैंट गीली हो जाती थी, जिसकी जानलेवा बाउंसर से दुनिया के कई बल्लेबाजों की जान जाते जाते बची थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्रेट ली की। और ब्रेट ली के सामने थे सौरभ गांगुली। ब्रेट ली ने अपनी पहली गेंद 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौरभ गांगुली के सर को निशाना बनाकर सौरभ गांगुली पर जानलेवा बाउंसर से प्रहार किया, जिस पर सौरभ गांगुली बाल बाल बचे। अपनी पहली गेंद पर बाउंसर डालने के बाद ब्रेट ली ने दूसरी गेंद भी सौरभ गांगुली के शरीर को निशाना बनाकर गांगुली पर करारा प्रहार किया, जो कि सौरभ गांगुली के जांघ पर जाकर धपाक से लगी। ब्रेट ली ने अपनी 5 गेंद पर सौरभ गांगुली को एक भी रन नहीं लेने दिया। ऐसी हालत में जब ब्रेट ली ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो उस गेंद को जैसे तैसे सौरभ गांगुली ने 4 रनों के लिए भेजकर भारतीय टीम के स्कोर को 5 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे हालात में जब 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 रन था, तब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आता है मैकग्राथ। और मैकग्राथ ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को अपनी 6 की 6 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनाने दिया। मैकग्राथ के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आता है एक बार फिर से रफ्तार का सौदागर ब्रेट ली। और ब्रेट ली के सामने थे फिर एक बार सौरभ गांगुली। और गांगुली भी सचिन तेंदुलकर की तरह ब्रेट ली की 6 की 6 गेंदें बीट हो जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रेट ली और ग्लेन मैकग्राथ शुरुआत के ओवरों से ही सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली पर अपनी रफ्तार के कहर से जानलेवा प्रहार कर रहे थे, और उनकी इस कातिलाना प्रहार से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे अगर इसी तरह से गेंदबाजी होती रही तो भारतीय टीम इस ऐतिहासिक मुकाबले में 100 रन भी नहीं बना पाएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने। लेकिन जब 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर महज 6 रन था, तब ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 5वां ओवर लेकर आए ग्लेन मैकग्राथ। और मैकग्राथ की पहली 2 गेंदें डॉट होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने अपनी रफ्तार के अहंकार में डूबे मैकग्राथ की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद मैकग्राथ के सर के ऊपर से दंदनाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। मैकग्राथ की तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने मैकग्राथ की चौथी गेंद पर वही कदमों का इस्तेमाल करके उस पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद गोली की रफ्तार से मैदान को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पिछली 2 गेंदों पर सचिन तेंदुलकर के हाथों 10 रन खाने के बाद ग्लेन मैकग्राथ गुस्से से पागल हो चुका था, और इसी गुस्से में आकर मैकग्राथ ने अपने इस ओवर की अगली गेंद सचिन तेंदुलकर को चोटिल करने की नीयत से सचिन तेंदुलकर के सर को निशाना बनाकर बाउंसर दे मारी, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर पहले से ही तैयार थे। और मैकग्राथ की इस बाउंसर पर सचिन तेंदुलकर ने करारे थप्पड़ की तरह ऐसा जोरदार फुल शॉट लगाया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद मैकग्राथ के रफ्तार के अहंकार को तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। सचिन तेंदुलकर ने मैकग्राथ के इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके के साथ आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर मैकग्राथ के इस ओवर से कुल 18 रन ठोककर मैकग्राथ के रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर करके मैकग्राथ के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह संदेश दे दिया कि बेटा कंगारुओं, आज तुम्हारी खैर नहीं। सचिन ने मैकग्राथ के ओवर में 18 रन ठोककर उसके सर पर चढ़े रफ्तार के भूत को उतार दिया था। और अब बारी थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के दूसरे रफ्तार के अहंकारी गेंदबाज
ब्रेटली की, जिसे अपनी रफ्तार पर कुछ ज्यादा ही अहंकार था। ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आता है ब्रेटली, और ब्रेटली के सामने सौरभ गांगुली यानी कि दादा, और दादा ने ब्रेटली की पहली गेंद को थर्ड मैन के एरिया में खेलकर 4 रनों के लिए भेजने के बाद ब्रेटली के इस ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 बैक टू बैक ऑफ साइड के क्षेत्र में 2 चौका लगाकर दादा ने रफ्तार के अहंकार में डूबे ब्रेटली को अपनी दादागिरी दिखाकर ब्रेटली के इस ओवर में कुल 12 रन ठोककर सचिन के बाद अब सौरभ गांगुली ने भी उस भीषण रण का आगाज कर दिया था, जिसकी कल्पना उस समय जब 4 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर महज 6 रन था तब ना भारतीय क्रिकेट फैंस ने किया था और न ही ऑस्ट्रेलियाई टीम के ये रफ्तार के अहंकार में डूबे ब्रेटली और मैकग्राथ ने। पहले सचिन तेंदुलकर ने मैकग्राथ का, उसके बाद सौरभ गांगुली ने ब्रेटली के जानलेवा बाउंसर और खतरनाक रफ्तार के अहंकार का भूत उतरने के बाद भारतीय टीम के ये दोनों बब्बर शेर सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने अपने सर पर कफन बांधकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कपड़े की तरह धोना प्रारंभ करके उस भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रनों के करीब पहुंचा दिया, जिस भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 6 रन था। जी हां, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने पिछले सिर्फ 6 ओवर में 60 रन ठोककर इस वनडे मुकाबले को T20 बनाकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इस दौरान सचिन तेंदुलकर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ तूफानी 38 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ कर रख दिया। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 11वां ओवर लेकर आया ब्रेटली, और ब्रेटली की गेंद पर सचिन तेंदुलकर स्लिप में मैकग्राथ के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। सचिन तेंदुलकर जब आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 66 रन। सचिन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए राहुल द्रविड़। सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी सौरभ गांगुली पर, लेकिन सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी की, जिसके चलते दबाव बढ़ता गया और इस दबाव में ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 14वां ओवर लेकर आए जेसन गिल्क्रिस्ट की गेंद पर सौरभ गांगुली भी विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। गांगुली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विनोद कांबली। जी हां, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली भारतीय टीम की यह सलामी जोड़ी ऑस्ट्रेलिया जैसी कातिलाना गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाकर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे हालात में अब यहां से भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले संकट मोचन राहुल द्रविड़ और विनोद कांबली के कंधों पर, क्योंकि इन दोनों के बाद सिर्फ रॉबिन को छोड़कर भारतीय टीम के बल्लेबाजी लाइनअप में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं नजर आ रहा था जो ब्रेटली, मैकग्राथ, गिल्क्रिस्ट इनकी रफ्तार के कहर का सामना कर सकें। लेकिन सौरभ गांगुली आउट होकर पूरी तरीके से पवेलियन भी नहीं पहुंचे थे, तभी घटती है मैदान पर वो घटना जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान को खून के आंसू रुला दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर आए जेसन गिल्क्रिस्ट भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस पर कहर बनकर टूटे। जी हां, जेसन गिल्क्रिस्ट ने अपनी गेंद पर सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के सबसे बड़ी उम्मीद राहुल द्रविड़ को शेनली के हाथों कैच आउट करवाकर सिर्फ 90 ही रनों पर भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। राहुल द्रविड़ ने आउट होने से पहले 20 गेंदों पर सिर्फ 9 रनों की पारी खेली थी। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के इस ऐतिहासिक नॉकआउट मुकाबले में सिर्फ 90 रनों पर भारतीय टीम के 3 बड़े स्तंभ जिन पर भारतीय टीम पूरी तरीके से निर्भर थी, वो तीनों स्तंभ ऑस्ट्रेलियाई टीम की खौफनाक गेंदबाजी से ढह गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ की। ऐसे हालात में पूरी दुनिया ने अब ये मान लिया कि भारतीय टीम अब यहां से बहुत ज्यादा से ज्यादा 150 रन तक ही पहुंच पाएगी, क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम की बल्लेबाजी में रॉबिन सिंह और एक नया लड़का जो 17-18 साल का था, जिसका नाम था युवराज सिंह, वही बचा हुआ था। और यही सोचकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी राहुल द्रविड़ को आउट करने के बाद ऐसे जश्न मना रहे थे कि जैसे अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का नॉकआउट मुकाबला उन्हें जीतने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि अब सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और राहुल को आउट करने के बाद बचा ही कौन है जो ऑस्ट्रेलियाई टीम की खतरनाक गेंदबाजी का सामना कर सके। ऐसी हालत में राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम में 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने अक्सर रॉबिन सिंह आया करते थे, लेकिन आज भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ने रॉबिन सिंह की जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए युवराज सिंह को भेज दिया। युवराज सिंह, जिनकी उम्र महज 17 साल 9 महीने थी, उस युवराज सिंह को जब सौरभ गांगुली ने राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, तब भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया ने यह कहना
शुरू कर दिया कि कहां इस बच्चे को गांगुली ने ब्रेटली, मैकग्राथ, गिलेस्पी जैसे रफ्तार के वहशी दरिंदे आदमखोरों गेंदबाजों के सामने मरने के लिए भेज दिया, जिसकी हर दूसरी गेंद वो जानलेवा बाउंसर होती है जो सामने वाले बल्लेबाज की जान लेने के लिए उनकी तरफ यमराज की तरह बढ़ती है। क्या भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली पागल हो गया है जो ऐसे आदमखोर गेंदबाजों के मुंह का निवाला बनने के लिए इस बच्चे युवराज सिंह को उसके सामने भेज दिया? लेकिन खबरदार, जो लोग युवराज सिंह को बच्चा समझ रहे थे वो लोग इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ और अनजान थे कि यही बच्चा आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया में फैले कंगारुओं के तेज गेंदबाजों के आतंक को अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तबाह और बर्बाद कर देगा, जिसकी शुरुआत आज युवराज सिंह इसी मुकाबले से करने वाले हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के घातक गेंदबाज जो सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ को आउट करने के बाद ये सोचकर जश्न मना रहे थे कि जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली ब्रेटली, मैकग्राथ और जेसन गिलेस्पी की खतरनाक गेंदबाजी के सामने कुछ नहीं उखाड़ पाए तो ये बच्चा युवराज सिंह क्या कर लेगा। वो अगले कुछ ही मिनटों के अंदर युवराज सिंह के बल्ले से बचने वाली तबाही से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थे। ऐसे हालात में युवराज सिंह जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 19वां ओवर लेकर आया अपनी रफ्तार और जानलेवा बाउंसर के अहंकार में डूबा ब्रेटली, और ब्रेटली के सामने थे युवराज सिंह। और युवराज सिंह ने जब अपने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पहली बार ब्रेटली की गेंद का सामना किया तो ब्रेटली की पहली गेंद पर युवराज सिंह ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद युवराज सिंह के बैट पर लगने के बाद मैदान को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पहली गेंद पर युवराज सिंह के बल्ले से चौका खाने के बाद ब्रेटली ने अपने ओवर की चौथी गेंद युवराज सिंह के शरीर को निशाना बनाकर बाउंसर मारी, जो कि युवराज सिंह के सर की तरफ से तेजी से बढ़ी। लेकिन उस बाउंसर पर युवराज सिंह ने ऐसा जोरदार फुल शॉट लगाया कि गेंद युवराज सिंह के बैट पर लगने के बाद ब्रेटली की रफ्तार के अहंकार को तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपने करियर में पहली बार दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज ब्रेटली के ओवर में युवराज सिंह ने बैक टू बैक 2 चौका लगाकर युवराज सिंह ने संपूर्ण कंगारू खिलाड़ियों को इशारों इशारों में ही बता दिया कि बेटा, क्रिकेट की दुनिया में तुम्हारा बाप एंटर हो चुका है जो तुम्हें सालों तक खून के आंसू रुलाने वाला है। युवराज सिंह के बाद विनोद कांबली ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के तेज गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का मुंह तोड़ जवाब देना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए 40 रन की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 24 ओवर्स की समाप्ति के बाद 130 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से भारतीय टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 25वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ की गेंद पर विनोद कांबली विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। विनोद कांबली ने आउट होने से पहले 29 रनों की पारी खेली थी। विनोद कांबली के आउट हो जाने के बाद एक बार फिर भारतीय टीम पर संकट के बादल मंडराने लगे, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम में अब सिर्फ रॉबिन सिंह ही बचे हुए थे और भारतीय टीम को अभी भी 25 ओवरों तक बल्लेबाजी करना था। ऐसी मुश्किल हालात में विनोद कांबली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन सिंह, और जब रॉबिन सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब युवराज सिंह रॉबिन सिंह के पास गए और बोले, रॉबिन सर, आप एक छोर से विकेट को संभाल कर रखें, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दो। एक 17-18 साल का लड़का 36 साल के रॉबिन सिंह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा था कि पाजी आप विकेट को संभालो, बाकी मैं देख लूंगा, उसे देखकर रॉबिन सिंह ये समझ गए कि अब भारतीय क्रिकेट के दिन बदलने वाले हैं। फिर क्या था, एक छोर से रॉबिन सिंह ने विकेटों को संभाला तो वहीं दूसरी छोर से युवराज सिंह ने अपने बैट को अपना हथियार बनाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खतरनाक गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी का संहार करना शुरू कर दिया। इस दौरान क्या रफ्तार के अहंकार में डूबा ब्रेटली, क्या मैकग्राथ और क्या जेसन गिलेस्पी और क्या स्वयं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ। जो कोई भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज युवराज सिंह के सामने गेंदबाजी करने आता, युवराज सिंह उस पर किसी भूखे शेर की तरह आक्रमण करके उसके रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करते। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 34वां ओवर लेकर आए ब्रेटली की गेंद पर जबरदस्त थप्पड़ की तरह स्ट्रेट ड्राइव लगाकर युवराज सिंह ने न सिर्फ 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि 90 रनों पर 3 विकेट गिर जाने के बाद संघर्ष कर रही भारतीय टीम के स्कोर को भी 34 ओवरों की समाप्ति तक 190 रनों के करीब पहुंचा दिया। युवराज सिंह की इस साहसिक अद्भुत अर्धशतकीय पारी की बदौलत अब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 193 रन था तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 35वां ओवर लेकर आए हार्वे की गेंद पर भारतीय टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी रॉबिन सिंह 30 गेंद पर 19 रन बनाकर बोल्ड होकर पवेलियन चले जाते हैं। रॉबिन सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की तरफ से विजय दहिया। रॉबिन के आउट हो जाने के बाद युवराज सिंह ने भारतीय टीम के स्कोर को बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए एक छोर
ओर से लगातार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा, लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 210 रन था तब विजय दहिया भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 38वां ओवर लेकर आए। ब्रेटली की रफ्तार में गिरफ्तार होकर 11 गेंदों पर सिर्फ 5 रन ही बनाकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। विजय दहिया के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अजीत अगरकर, और अजीत अगरकर भी 9 गेंद पर सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। 215 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 7 बड़े नाम वाले खिलाड़ी जैसे कि सचिन, गांगुली, द्रविड़, विनोद कांबली, रॉबिन सिंह और विजय दहिया कंगारुओं के खतरनाक गेंदबाजी के सामने ढेर होकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे। तो वहीं 17-18 साल का ये नौजवान लड़का युवराज सिंह, जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहा था, जिसे कल तक दुनिया में कोई भी नहीं जानता था कि ये कौन है, वो युवराज सिंह अभी भी कंगारू टीम के घातक गेंदबाज ब्रेटली मैकग्राथ, जेसन ग्लेप्सी और स्टीव वा जैसे क्रिकेट की दुनिया के वो गेंदबाज जिनके सामने बल्लेबाजी करने के दौरान दुनिया के बड़े से बड़े नाम वाले बल्लेबाज अपना विकेट नहीं अपनी जान बचाते नजर आते थे। ऐसे रफ्तार के अहंकार में डूबे खूंखार आदमखोर तेज गेंदबाजों के सामने ये 17 से 18 साल का लड़का अभी भी अपना सीना तान कर मैदान में खड़े होकर उनके रफ्तार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा कर रहा था। अजीत अगरकर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनिल कुंबले। अब भारतीय टीम के 7 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे हालात में युवराज सिंह ने यह सोच लिया कि ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास ही रखनी है, नहीं तो पूरी टीम 230 रन भी नहीं बना पाएगी। ऐसे हालात में 7 विकेट गिर जाने के बाद युवराज सिंह ने ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखी। इस दौरान युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 41वां ओवर लेकर आए ब्रेटली के ओवर में बैक टू बैक 3 चौके जड़कर ब्रेटली से अपने साथी बल्लेबाजों के विकेट का प्रतिशोध लेने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पारी का 42वां ओवर लेकर आए ग्लेन मैकग्राथ के ओवर में 2 चौके के साथ कुल 12 रन ठोककर युवराज सिंह ने न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को 240 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि युवराज सिंह अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ भी बढ़ने लगे। युवराज सिंह ने ब्रेटली और ग्लेन मैकग्राथ के पिछले ओवर में जिस तरीके से तबाही मचाकर इस वनडे मुकाबले को T20 बना दिया, उसे देखकर कंगारू खेमे में हाहाकार मच गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए लेकर आए, क्योंकि जो कोई भी गेंदबाज युवराज के सामने गेंदबाजी करने के लिए आता, युवराज उस पर किसी भूखे शेर की तरह आक्रमण करके उसके लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर रहे थे। इस दौरान युवराज सिंह 78 गेंदों पर 84 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर 240 रनों के पार हो चुका था और अभी भी लगभग 26 से 27 गेंदों का खेल बचा हुआ था। ऐसी हालत में युवराज सिंह के पास बहुत समय था कि वो अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी घातक टीम के सामने अपना शतक पूरा करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाएं। और युवराज सिंह ही नहीं बल्कि युवराज सिंह की जगह पर कोई और भी खिलाड़ी होता तो वो भी यही करता, लेकिन युवराज सिंह ने ऐसा नहीं किया। उनके मन में ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि अपनी टीम का स्कोर बोर्ड नजर आ रहा था, जिस पर वो भारतीय टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन लगाना चाहते थे। और इसी चक्कर में युवराज सिंह जब 84 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 46वां ओवर लेकर आए शेनली की गेंद पर युवराज सिंह छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन गेंद युवराज सिंह के बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और बैट का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद सीधे गेंदबाज शेनली के हाथों में चली गई। इस तरीके से युवराज सिंह, जो कि 18वें ओवर में तब बल्लेबाजी करने आए थे जब भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन था और भारतीय टीम संघर्ष करते हुए लगातार एक छोर से अपने विकेट गंवा रही थी, तब ऐसी मुश्किल घड़ी में बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह ने 18 ओवर से लेकर 46वें ओवर तक न सिर्फ एक छोर से विकेट को संभाल के रखा बल्कि ब्रेटली, मैकग्राथ, शेनली, जेसन ग्लिप्सी और स्टीव वा जैसे दुनिया के सबसे खूंखार, खतरनाक, तेज गेंदबाजों की रफ्तार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 80 गेंदों पर 84 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को संकट से निकालकर भारतीय टीम के स्कोर को एक सुरक्षित स्कोर तक पहुंचाकर भारतीय टीम के हित में अपने विकेट का बलिदान देकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। धन्य हो युवराज सिंह और धन्य हो युवराज सिंह को पैदा करने वाली उस मां को जिसने युवराज सिंह जैसे देशभक्त खिलाड़ी को जन्म दिया, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के इस महासागर में अपने शतक के लिए नहीं, अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं, अपनी टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए खेला। युवराज सिंह की जगह पर दूसरा कोई खिलाड़ी होता तो वो शतक लगाकर रिकॉर्ड के लिए खेलते हुए भारतीय टीम में अपनी परमानेंट जगह बनाने के लिए खेलता। युवराज सिंह जब आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 243 रन। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जहीर खान
जहीर खान और अनिल कुंबले। और अनिल कुंबले के आउट हो जाने के बाद वेंकटेश प्रसाद ने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पारी की बची हुई 25 गेंदों पर 22 रन बनाकर निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 265 रनों तक पहुंचा दिया, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऐतिहासिक मुकाबले में 266 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम ने युवराज सिंह की तूफानी 84 रनों की पारी और सचिन तेंदुलकर की ताबड़तोड़ 38 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने चैंपियंस ट्रॉफी के इस नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 266 यानी कि 266 रनों का लक्ष्य तो दे दिया। लेकिन सवाल यह था कि जिस ऑस्ट्रेलिया टीम में रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव वाह, मार्क वाह और माइकल बेवन जैसे क्रिकेट की दुनिया के ऐसे आदमखोर बल्लेबाज थे जो मैदान पर बल्लेबाजी करने के दौरान दुनिया के बड़े से बड़े नाम वाले गेंदबाजों पर हैवानियत की सारी हदें पार कर जाते थे, जिनके क्रिकेट की दुनिया में ऐसे आंकड़े थे कि जिसे बस देखकर ही सामने वाली टीम के गेंदबाजों के पांव कांपने लग जाते थे। क्या उनके सामने वो भारतीय टीम, जिस भारतीय टीम में अजीत अगरकर, जहीर खान और वेंकटेश प्रसाद जैसे अंडररेटेड गेंदबाज हों, जिनकी गेंद मुश्किल से ही विकेट कीपर तक पहुंच पाती हो, उस टीम के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया जैसी इस महाविध्वंसक बल्लेबाजी लाइनअप के सामने 265 से 66 रनों के स्कोर को कितनी देर तक बचा पाएंगे? ऐसे में देखना यह दिलचस्प था कि क्या भारतीय टीम के गेंदबाज इन 266 रनों के लक्ष्य को बचाव करके भारतीय टीम को जीत दिलाकर इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के सफर को जारी रख पाएंगे, या फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज इन 266 रनों के लक्ष्य को हासिल करके भारतीय टीम का बोरिया बिस्तर बांधकर भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ऐसे हालात में इस चैंपियंस ट्रॉफी के करो या मरो मुकाबले में भारतीय टीम से मिले 266 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट और मार्क वाह। वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं भारतीय टीम के नए नवेले गेंदबाज जहीर खान, और जहीर खान के सामने था एडम गिलक्रिस्ट, और गिलक्रिस्ट ने जहीर खान की तीसरी गेंद पर चौका और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर एडम गिलक्रिस्ट ने जहीर खान के इस ओवर से कुल 10 रन ठोककर ऑस्ट्रेलिया को विध्वंसक शुरुआत दिलाई। जहीर खान के बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए अजीत अगरकर, और अजीत अगरकर के इस ओवर में एडम गिलक्रिस्ट ने पहली ही गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से खेलकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने अगरकर की चौथी गेंद पर भी ऑन साइड के क्षेत्र में करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर एडम गिलक्रिस्ट ने शुरुआत के ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करते हुए सिर्फ 5 ओवरों की समाप्ति तक ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 50 रनों के करीब पहुंचा दिया। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने, खास करके एडम गिलक्रिस्ट ने शुरुआत के ओवरों में ही भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसाते हुए उनकी लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करते हुए सिर्फ 5 ओवरों की समाप्ति तक ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 50 रनों के करीब पहुंचा दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर एडम गिलक्रिस्ट ऐसे तबाही बनकर टूटता रहा भारतीय गेंदबाजों पर, तो ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला 30 ओवरों में ही जीत जाएगी। एडम गिलक्रिस्ट की इस तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली के चेहरे पर मायूसी छा गई थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय कप्तान गांगुली के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का छठा ओवर लेकर आए अजीत अगरकर ने। अजीत अगरकर ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया टीम के एडम गिलक्रिस्ट से भी खतरनाक बल्लेबाज मार्क वाह को अनिल कुंबले के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। मार्क वाह के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लन हार्वे। मार्क वाह को आउट करने के बाद भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम का वो खूंखार आदमखोर खिलाड़ी मैदान पर मौजूद था जो अभी तक सिर्फ 20 गेंदों पर तूफानी 33 रनों की पारी खेलकर पहले ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसा रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एडम गिलक्रिस्ट की। ऐसे में अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना था तो किसी भी कीमत पर एडम गिलक्रिस्ट को जल्द से जल्द आउट करके पवेलियन भेजना था, नहीं तो ये खड़े खड़े ही पूरा मुकाबला 30 ओवरों में खा जाएगा। ऐसी हालत में जब सौरभ गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर और अन्य भारतीय सीनियर खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर चिंता में डूबे हुए थे, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आए जहीर खान, और जहीर खान की गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट छक्का लगाना चाहता था, लेकिन गेंद गिलक्रिस्ट के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के हाथों में जा समाई। इस तरीके से जहीर खान ने भारतीय टीम के लिए खतरा बन चुके एडम गिलक्रिस्ट को आउट करके भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के साथ साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत की सांस दिलाई।
एडम गिलक्रिस्ट को आउट करने के बाद भारतीय खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट फैंस ये सोचकर जश्न मना रहे थे कि गिलक्रिस्ट के आउट हो जाने के बाद मुसीबत टल गई, लेकिन उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि गिलक्रिस्ट के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा खूंखार, खतरनाक बल्लेबाज अब मैदान पर एंटर हो चुका था, जिसका शायद जन्म ही हुआ था भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस को खून के आंसू रुलाने के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द डेंजरस मैन रिकी पोंटिंग की। 51 रनों के निजी स्कोर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के 2 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके थे। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रिकी पोंटिंग ने एडम गिलक्रिस्ट को आउट करने वाले जहीर खान की पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर पूरी भारतीय सल्तनत को यह एहसास दिला दिया कि वो भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करने के लिए मैदान पर आया है। और हुआ भी वही। मैदान पर आने के बाद रिकी पोंटिंग ने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कहर बरसाना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान रिकी पोंटिंग ने सिर्फ 30 गेंद पर साथी बल्लेबाज लन हार्वे के साथ मिलकर 36 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को 90 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 90 रनों के करीब था, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 14वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर लन हार्वे ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद हार्वे के बैट पर लगने के बाद गोली की रफ्तार से भी तेज कवर के बीच से निकल रही थी। लेकिन कवर पे फील्डिंग के लिए खड़े थे अपने युवा युवराज सिंह, और युवा युवराज सिंह ने चीते की तरह हवा में छलांग लगाकर हार्वे के करारे शॉट को कैच में तब्दील करके भारतीय टीम के लिए संकट बन रही इस ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को तोड़ने के साथ साथ ये अद्भुत, अविश्वसनीय कैच लेकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि ऐसा कैच भारतीय टीम के खिलाड़ी आज तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भी नहीं ले पाए थे। हार्वे के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास का सबसे डेंजरस प्लेयर मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है, जिसका नाम था माइकल बेवन। और माइकल बेवन ने मैदान पर आने के बाद रिकी पोंटिंग के साथ मिलकर मोर्चा थाम लिया। एक तरफ से रिकी पोंटिंग भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार किए जा रहा था, तो वहीं दूसरी छोर पर शुरुआत में माइकल बेवन ने थोड़ा संभल कर और उसके बाद बेवन ने भी भारतीय गेंदबाजों पर दर्दनाक कहर बरसाना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 23वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद के ओवर की तीसरी गेंद पर रिकी पोंटिंग ने कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं बल्कि स्टेडियम से भी बाहर जाकर गिरी। एक तरफ से रिकी पोंटिंग तो वहीं दूसरी तरफ से माइकल बेवन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाजी का कत्लेआम करना शुरू किया, उसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी भारतीय टीम में हाहाकार मच चुकी थी। भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस गेंदबाज से गेंदबाजी करवाएं, क्योंकि इस दौरान जो कोई भी भारतीय गेंदबाज रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन के सामने आता, ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई खूंखार बल्लेबाज उस भारतीय गेंदबाज पर किसी भूखे आदमखोर भेड़िए की तरह आक्रमण करके उसके लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर देते थे, जिसके चलते सिर्फ 13 ही ओवर में रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन ने 80 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को 170 रनों के करीब पहुंचा दिया। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुकाबला जीतने के लिए 135 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 95 रनों की जरूरत थी, और ऑस्ट्रेलिया टीम के अभी भी 7 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। ऐसे हालात में अब भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी के इस ऐतिहासिक मुकाबले में कंगारुओं के सामने हार नजर आने लगी। रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन की तूफानी बल्लेबाजी से संपूर्ण हिंदुस्तान और पूरी भारतीय टीम में निराशा के घोर बादल छा गए। लेकिन जब संपूर्ण हिंदुस्तान और पूरी भारतीय टीम की सांसें रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन के दिल दहला देने वाली बल्लेबाजी से पूरी तरीके से टूट चुकी थी, तब इन टूटती सांसों में सांस डालने का काम किया भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 28वां ओवर लेकर आए क्रिकेट के भगवान, संकट मोचन सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर की गेंद पर भारतीय टीम के लिए काल बन चुके रिकी पोंटिंग रॉबिन सिंह के बेहतरीन कैच के चलते आउट होकर पवेलियन चलते बने। रिकी पोंटिंग के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली के चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि रिकी पोंटिंग के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुका था कंगारुओं का सरदार स्टीव वा। माइकल बेवन और स्टीव वा ऑस्ट्रेलियाई टीम की ये वो जोड़ी थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न जाने कितने अनगिनत मुकाबलों में जीत दिलाई थी। ऐसे में अगर भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतना था तो किसी भी कीमत पर इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ना जरूरी था। ऐसे हालात में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आए रॉबिन सिंह, और रॉबिन सिंह के ओवर की दूसरी ही गेंद पर माइकल बेवन मिड विकेट के क्षेत्र में खेलकर रन लेना चाहता था, लेकिन मिड विकेट पर खड़े थे हिंदुस्तान के बब्बर शेर
युवराज सिंह, और युवराज सिंह ने शेर की तरह उस गेंद पर झपट्टा मार के गेंद को पकड़कर रॉकेट की तरह थ्रो स्टंप को निशाना बनाकर मारा, और युवराज सिंह के इस रॉकेट थ्रो ने टीम के लिए सबसे बड़े संकट बन चुके माइकल बेवन का काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। जी हां, युवराज सिंह ने अपनी फील्डिंग के दम पर पहले हार्वे का अद्भुत अविश्वसनीय कैच और उसके बाद इस आंखों को न यकीन कर पाने वाले रनआउट ने वो कर दिखाया जो भारतीय टीम के बड़े से बड़े गेंदबाज नहीं कर पाए। माइकल बेवन को रन आउट करने के बाद पूरी भारतीय टीम खुशी से झूम उठी। अब कहीं ना कहीं रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन की तूफानी बल्लेबाजी से पूरी तरीके से हौसले हार चुके भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को इन दोनों के आउट हो जाने के बाद जीत की उम्मीद नजर आने लगी, क्योंकि अब यहां से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए तकरीबन 80 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम को यह ऐतिहासिक मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 5 विकेटों की जरूरत थी। माइकल बेवन के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया डेमियन मार्टिन, और मार्टिन को रॉबिन सिंह ने सिर्फ एक ही रन बनाने का मौका दिया और अपने इसी ओवर में बोल्ड करके उसे भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। डेमियन मार्टिन के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 36वां ओवर लेकर आए अनिल कुंबले, और अनिल कुंबले की गेंद पर शॉनली रन लेना चाहते थे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली के एक डायरेक्ट थ्रो ने शॉनली का भी काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। जी हां, 189 रनों तक पहुंचते पहुंचते ऑस्ट्रेलिया टीम के 7 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे हालात में अब ऐसा लग रहा था भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी, लेकिन कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। इस मैच का भी असली रोमांच अभी बाकी है। शॉनली के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ब्रेटली, और ब्रेटली जो अपनी गेंदबाजी से सामने वाली टीम के खिलाड़ियों पर कहर बरसाने के लिए मशहूर था, वो आज इस मुकाबले में अपने बैट से भी अगले कुछ ही ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर ऐसी तबाही मचाने वाला था जिसमें पड़कर भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ तबाह और बर्बाद होने वाली थी, जिसकी शुरुआत ब्रेटली ने की। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 38वां ओवर लेकर आए जहीर खान की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का 39वां ओवर लेकर आए अनिल कुंबले की दूसरी ही गेंद पर ब्रेटली ने कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं बल्कि सीधे स्टेडियम के बाहर ही जा पहुंची, और इन 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी 200 रनों के पार जा पहुंचा। अनिल कुंबले की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद ब्रेटली ने कुंबले के इस ओवर की बाकी बची गेंदों पर 2 चौके के साथ 10 रन लेकर कुंबले के इस ओवर में कुल 16 रन ठोककर ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को 225 रनों के पार पहुंचा दिया। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 54 गेंदों पर सिर्फ 40 रनों की जरूरत थी, और अभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के 3 विकेट सुरक्षित थे। ब्रेटली ने मैदान पर आने के बाद अपने बल्ले से जिस तरीके से तबाही मचाई, उसे देखकर ऐसा लगने लगा कि युवराज सिंह की 84 रनों की पारी और भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर देगा। भारतीय गेंदबाजी खेमे में हाहाकार मच चुका था। किसी भी भारतीय गेंदबाज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेटली के सामने गेंद कहां डाली जाए, लेकिन जब भारतीय टीम ब्रेटली की तूफानी बल्लेबाजी से संकट में नजर आ रही थी, तब भारतीय टीम की तरफ से संकट मोचन बनकर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 41वां ओवर लेकर आया जहीर खान, और जहीर खान ने अपनी यॉर्कर गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ को बोल्ड करके भारतीय टीम को थोड़ी राहत की सांस जरूर दिलाई, लेकिन भारतीय टीम के लिए संकट स्टीव वॉ नहीं बल्कि ब्रेटली थे, जो अभी भी मैदान पर मौजूद था। और अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था तो जल्द से जल्द ब्रेटली को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाना बेहद जरूरी था। ऐसे हालात में स्टीव वॉ के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जेसन गिलेप्सी, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 43वां ओवर लेकर आए अजीत अगरकर, और अजीत अगरकर की पहली गेंद पर ब्रेटली छक्का लगाना चाहता था, लेकिन गेंद उसके बैट पर ठीक तरीके से नहीं आई और बैट का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के हाथों में जा समाई। इस तरीके से अजीत अगरकर ने भारतीय टीम की जीत की राह में सबसे बड़े रोड़े को आउट करके करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की टूटती सांसों में सांस डालने का काम किया। ब्रेटली ने आउट होने से पहले 4 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 32 रनों की पारी खेली थी। ब्रेटली जब आउट हुए तब ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर था 228 रन 9 विकेट के नुकसान पर। ब्रेटली के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैकग्राथ। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट की जरूरत थी, तब भी ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत के लिए 37 रनों की जरूरत थी। इस दौरान ब्रेटली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैकग्राथ ने जेसन गिलेप्सी के साथ मिलकर 17 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम किया भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 46वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद ने जेसन गिलेप्सी को आउट करके
और जेसन गिल्स्पी के आउट होते ही भारतीय टीम यह मुकाबला 25 रनों से जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी के इस नॉकआउट मुकाबले में कंगारुओं को हराकर कंगारुओं की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के सपने को चकनाचूर करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम ने अपनी ही सरजमी पर कंगारुओं से मिली हार का बदला लेकर कंगारुओं के साथ साथ क्रिकेट की दुनिया के सभी टीमों को यह संदेश दे दिया कि ये नई भारतीय टीम है, ये बदला लेना बखूबी जानती है। चलते चलते साथियों, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय टीम को जो जीत मिली, उस जीत में आप सबसे अधिक योगदान किस खिलाड़ी का मानते हैं? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।